नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश परगले। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप, और आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। साथ ही कल जिन खबरों को प्रमुखता से रिपब्लिक भारत ने दिखाया था, उन तमाम खबरों से जुड़ा हुआ अपडेट क्या है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। तो कहीं मत जाइए, अपने अपने टीवी सेट के रिमोट्स को अपने बगल में रख दीजिए, कॉफी का मग उठाइए और नजर गड़ा लीजिए रिपब्लिक भारत पर। हर खबर मात्र 30 सेकंड में। देखिए रिपब्लिक भारत पर 30 सेकंड 30 खबर। जी हाँ, बिल्कुल 30 सेकंड में आपको हर खबर से रूबरू कराएंगे। और पहली बड़ी खबर है प्रदूषण बढ़ने के मामलों के बारे में, जो कि सबसे बड़ी वजह है पराली जलाया जाना। पंजाब में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए हैं। देखिए 30 सेकंड में पूरी खबर। पंजाब में पराली जलाने के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए हैं। एक ही दिन में पराली जलाने के मामलों में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। 2 नवंबर को पंजाब में पराली जलाने के करीब 3634 मामले सामने आए हैं। वहीं अगर कुल आंकड़ों की बात की जाए तो 15 सितंबर से अभी तक महज पंजाब से ही 21,480 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इस अवधि में पंजाब के पड़ोसी राज्य हरियाणा में यह आंकड़ा 2249 के पार पहुँच चुका है। हालांकि प्रदूषण पर कंट्रोल पाने को लेकर भगवंत मान सरकार एक्शन में है। पंजाब के 201 किसानों पर जुर्माना लगाकर उनकी जमीनों पर रेड एंट्री की गई है। तो पंजाब में जल रही पराली ने दिल्ली के हवा को जहरीला कर दिया है। दिल्ली में अब दम घोटू हवा लोगों को जीने में परेशानी कहीं ना कहीं महसूस करा रही है। देखिए 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। पंजाब के खेतों में जल रही पराली का धुआं राजधानी की हवा को लगातार बीमार करता जा रहा है। दिल्ली हर साल की तरह इस बार भी गैस चैम्बर में तब्दील होती जा रही है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पास पहुंच चुका है। दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाने की हिस्सेदारी बुधवार को बढ़कर 32% हो गई है, जो अब तक इस वर्ष सबसे अधिक है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने पिछले हफ्ते कहा था कि इस साल पंजाब में पराली जलाने की बढ़ती घटनाएं गंभीर चिंता का विषय हैं। गौरतलब है कि पिछले साल 7 नवंबर को दिल्ली में PM 2.5 में पराली जलाने की हिस्सेदारी बढ़कर 48% हो गई थी। और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मामलों को लेकर के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि दिल्ली पूरी तरीके से गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बुधवार को आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आपकी वजह से दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है। केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अगर बात करूं तो पंजाब, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां खेतों में आग लगाने की घटनाओं में 19% का इजाफा हुआ है, जबकि हरियाणा में ऐसी घटनाओं में 30.6% की गिरावट दर्ज की गई है। यही नहीं, यादव ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के पीछे भी अरविंद केजरीवाल को ही जिम्मेदार ठहराया है। एक तरफ पराली जलने की घटनाओं की वजह से लोगों की सांस में दिक्कत को रखी है, तो दूसरी तरफ पराली पर पॉलिटिक्स खत्म होने का नाम नहीं ले रखी है। एक के बाद एक अलग अलग प्रतिक्रियाएं इस पर निकलकर सामने आ रही है। अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इसको लेकर पलटवार किया है। देखिए 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। पराली विवाद में अरविंद केजरीवाल ने काउंटर अटैक किया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र पटेल के ट्वीट का जवाब देते हुए दिल्ली के सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार हमारे नेताओं पर केस तो करवाती है, लेकिन नेक कार्यों में सहयोग नहीं करती। पूरे विवाद में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री की भी एंट्री हो गई है। गोपाल राय ने केंद्र सरकार पर किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया और कहा कि केंद्र ने किसानों को अगर इंसेंटिव दिया होता तो किसान पराली नहीं जलाता। यही नहीं, गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली और पंजाब सरकार मिलकर किसानों को इंसेंटिव देने को तैयार है, लेकिन केंद्र सरकार ने मना कर दिया। और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने पंजाब के सीएम भगवंत मान पर हमला बोलते हुए कहा है कि पंजाब के सीएम भगवंत मान हर चीज में राजनीति करते हैं। देखिए 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। पंजाब में पराली जलाए जाने पर हरियाणा की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पंजाब के सीएम भगवंत मान पर तगड़ा हमला बोला और कहा कि भगवंत मान हर चीज में राजनीति करते हैं और वे अपने एजेंडे के लिए केंद्र सरकार को गाली देते हैं। खट्टर के बयान पर भगवंत मान ने भी पलटवार किया। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए मान ने कहा कि पराली को लेकर सिर्फ दिल्ली और पंजाब को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि दूसरे राज्य बिल्कुल स्विट्जरलैंड ही बन गए हैं।
खबरों में आगे बढ़ते हैं और कुछ और खबरों का रुख करते हैं। बात करेंगे आज होने जा रहे उपचुनावों की। तो देश के 6 राज्यों में उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देखिए रिपोर्ट। आज 6 राज्यों की कुल 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इन 7 सीटों पर चुनाव की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। माना जा रहा है कि ये बाई इलेक्शन राजनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें बिहार की गोपालगंज और मोकामा सीट, महाराष्ट्र की अंधेरी पूर्व सीट, तेलंगाना की मुनुगोडे सीट, हरियाणा की आदमपुर सीट, यूपी की गोला गोकर्णनाथ और उड़ीसा की धामनगर सीट शामिल है। दरअसल महाराष्ट्र और बिहार में सत्ता परिवर्तन होने के बाद ये पहला चुनाव है, तो वहीं तेलंगाना में भी इस बार बीजेपी पूरी मेहनत के साथ चुनावी ताल ठोक रही है। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर होने वाला उपचुनाव महागठबंधन की सरकार के लिए अग्नि परीक्षा है। उपचुनाव के नतीजे ये साबित करेंगे कि बिहार की जनता ने महागठबंधन की सरकार को स्वीकार किया है या नहीं। हालांकि इस बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने ये कहकर चौंका दिया है कि जेडीयू के कार्यकर्ता बीजेपी के पक्ष में काम कर रहे हैं। सुशील मोदी ने कहा कि मोकामा और गोपालगंज में जेडीयू के कार्यकर्ता आरजेडी की दोस्ती टिकट बंटवारे से खुश नहीं हैं, इसलिए वे भीतर भीतर बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। हिजाब विवाद में अब रामायण की एंट्री हो गई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमानी ने इसे लेकर विवादित बयान दे दिया है। मौलाना सज्जाद नोमानी ने कहा कि अगर आज हमारे देश में बच्चियों को हिजाब पहनने से रोका जा रहा है, जबकि पूरी दुनिया को हिजाब पहनना भारत ने सिखाया था, उन्होंने इसके लिए रामायण का सहारा लिया। मौलाना ने रामायण का जिक्र करते हुए कहा कि लक्ष्मण जी 14 साल तक वन में माता सीता के साथ रहे, लेकिन इसके बावजूद भी वो उनका चेहरा नहीं देख पाए क्योंकि वो पर्दा में थी। मौलाना ने जयपुर के ईदगाह में महिलाओं के कार्यक्रम में ये बयान दिया है। अवैध खनन मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने सीएम सोरेन को समन जारी किया है और उनको आज रांची स्थित ईडी के कार्यालय में पूछताछ के लिए उपस्थित होने को कहा है। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सीएम हेमंत सोरेन को ईडी के द्वारा समन भेजे जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। जेएमएम ने कहा है कि ये 2019 के जनादेश को अतिक्रमित करने जैसा है। वहीं खुद हेमंत सोरेन ने कहा कि ईडी ने मुझे बुलाया है, लेकिन मैं उनसे डरता नहीं हूँ। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख दिया है। कुलपति ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर यूनिवर्सिटी की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने में सहायता करने की मांग की है। पत्र में यूनिवर्सिटी में की गई पुलिस के तैनाती के चलते छात्रों में भय की बात भी की गई है। साथ ही शिक्षकों की समस्या को दूर करने की भी मांग की गई है। आजम खान द्वारा स्थापित ये विश्वविद्यालय काफी सालों से चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। और बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। हजारों करोड़ के घोटाले बाद विजय माल्या की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली। इसके अलावा डीएचएफएल के पूर्व सीएमडी और साथ ही साथ आप सांसद संजय सिंह के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। देखिए 30 सेकंड में पूरी। बैंक धोखाधड़ी मामले में भगोड़े विजय माल्या की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बैंकों से 9,000 करोड़ लेकर विदेश भाग गए उद्योगपति विजय माल्या के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही माल्या की करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जब्त कर चुका है और अब बाकी की संपत्ति को भी जब्त करने के आदेश दिए जा चुके हैं। हाल ही में ईडी ने माल्या की चंडीगढ़ की करीब 185 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की है। ईडी ने पीएमएलए के तहत इस संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त किया है। सुप्रीम कोर्ट में डीएचएफएल के पूर्व सीएमडी कपिल वधावन की अंतरिम जमानत के मामले में सुनवाई होनी है। सर्वोच्च अदालत ने संकेत दिया है कि वधावन को बेल मिल सकती है। बता दें कि कपिल वधावन की तरफ से पहले ही खराब सेहत का हवाला दिया जा चुका है और मुकुल रोहतगी ने अपने क्लाइंट के लिए मेडिकल बेल की मांग की है। बता दें कि डीएचएफएल के प्रवर्तकों कपिल वधावन और धीरज वधावन ने बैंकों के एक समूह को करीब 34,615 करोड़ रुपए का चूना लगाया था। बैंकों के समूह की अगुवाई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कर रहा था और सीबीआई की जांच में दोनों वधावन भाई आरोपी पाए गए थे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। 2022 में यूपी में दर्ज मुकदमे को रद्द किए जाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। संजय सिंह की याचिका पर पहले ही कोर्ट उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा चुका है। सर्वोच्च अदालत में दायर याचिका में यूपी में उनके खिलाफ दर्ज विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है। इसमें उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ दर्ज राजद्रोह का भी मामला शामिल है।
दिल्ली हाईकोर्ट में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई होनी है। बता दें कि अपने निजी आवास में सुरक्षा व्यवस्था करने में केंद्र सरकार पर विफलता का आरोप लगाते हुए बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। पिछली सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले में जवाब देने को कहा था। सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका में कहा था कि सरकारी आवास छोड़ते वक्त ये वादा किया गया था कि उन्हें पर्याप्त सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 14 सितंबर को सुब्रमण्यम स्वामी को 6 हफ्ते के अंदर आवंटित बंगले को खाली करने का आदेश दिया था। पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या के दोषी एस श्रीधरन और नलिनी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। अपनी याचिका में दोषियों ने कोर्ट से रिहा किए जाने की मांग की है। इसी मामले में एक और दोषी पेरारीवलन की रिहाई के फैसले के आधार पर इन दोनों ने सुप्रीम कोर्ट से रिहा किए जाने की मांग की है। बता दें कि मद्रास हाईकोर्ट द्वारा 17 जून को दोषियों की याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर राजीव गांधी की हत्या के दोषियों की समय से पहले रिहाई का समर्थन किया था। कुछ और खबरों का रुख करते हैं और बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी गई सौगात की। तो कल दिल्ली वासियों को, झुग्गी वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी। उनके आशियाने का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पूरा कर दिया। तो वहीं आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक खास अभियान का हिस्सा बनने वाले हैं। इससे जुड़ी तमाम खबरें आप तक पहुंचाते हैं। देखिए खबरें। बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में गरीबों को बड़ी सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सीटू स्लम पुनर्वास परियोजना के तहत दिल्ली में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 3024 नए फ्लैट्स दिए हैं। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि दिल्ली के कई ऐसे परिवार हैं जो सालों से झुग्गियों में रहने को मजबूर थे, लेकिन आज उनके लिए बड़ा दिन है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम विज्ञापन भरने के लिए नहीं, बल्कि जनता के लिए काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय सतर्कता आयोग की सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर वे सीबीसी के नए शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे। पीएमओ से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नैतिकता और अच्छे व्यवहार पर पुस्तिकाओं की एक श्रृंखला का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा वे सार्वजनिक खरीदारी पर विजयवाणी का विशेष अंक भी जारी करेंगे। 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल वोटरों को साधने में जुट गए हैं। बीजेपी ने भी पूरे प्रदेश में ताकत झोंक दी है। सोलन में गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा ने धुआंधार चुनाव प्रचार किया। इस मौके पर शाह ने आतंक पर प्रहार करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि 60 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। बीजेपी की सरकार आने के बाद पीएम मोदी ने 1 रैंक 1 पेंशन शुरू किया। आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक भी अब विधानसभा चुनाव के प्रचार को गरमाने के लिए हिमाचल का रुख करने वाले हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सोलन आ रहे हैं। सोलन में करीब सुबह 11 बजे से अरविंद केजरीवाल का रोड शो होना है। बता दें कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव घोषित होने के बाद केजरीवाल पहली बार हिमाचल आ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार इस रोड शो में पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का आना तय था, लेकिन अब वो केजरीवाल के दौरे के बाद हिमाचल में रोड शो करने आएंगे। पार्टी की ओर से 20 स्टार प्रचारकों की सूची तय की गई है। तेजी से बढ़ती महंगाई को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी अलर्ट मोड पर है। आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी की स्पेशल बैठक बुलाई है। गुरुवार को होने वाली मौद्रिक समीक्षा नीति की इस विशेष बैठकों में महंगाई एक अहम मुद्दा होगी। फिलहाल महंगाई के आंकड़े आरबीआई के तय लक्ष्य से बाहर हैं। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को बताया कि एमपीसी मीटिंग में एक स्पष्टीकरण तैयार किया जाएगा कि किन परिस्थितियों में महंगाई लक्ष्य से अधिक जा रही है। और आगे बढ़ते हैं और कुछ और बड़ी खबरों की बात करते हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा में आग लगने का मामला सामने आया है, तो वहीं जोधपुर में भी कुछ ऐसी घटना देखने को मिली और इसके बाद से राजस्थान सरकार की पोल खुल चुकी है। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान के भीलवाड़ा में भयानक आग की घटना सामने आई है। आग इतनी खतरनाक थी जिसमें 50 से भी ज्यादा गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। सुभाष नगर थाना प्रभारी नंदलाल रिणवा ने बताया कि सुभाष नगर थाने के पीछे दीवार के पास मुकदमों में जब्त वाहन खड़े किए हुए थे। ये बाइक और कारें 2 से अधिक साल पुराने थे। जानकारी के मुताबिक ये वाहन जहाँ खड़े थे वहाँ कचरा पड़ा था और इस कचरे में लगी आग ने इन 2 पहिया वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद देखते ही देखते 50 से ज्यादा वाहन आग की भेंट चढ़ गए।
कई फिल्में आ चुकी जितने चाहते थे। जोधपुर के नागौरी गेट इलाके में एक परिवार पर हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दिन दहाड़े तलवारों से हुए इस हमले ने शहर की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि हमलावर बोलेरो में सवार होकर आए और फिर मौके से भागने में भी कामयाब हो गए। अब बेहतर पुलिसिंग के लाख दावे करने वाली जोधपुर पुलिस की कानून व्यवस्था की पोल ये फुटेज खोल रही है। पूरी घटना सरगरा कॉलोनी की है, जहाँ हीरालाल सरगरा के घर पर 11 लोगों ने मामूली विवाद को लेकर हमला कर दिया। पूरी घटना में 2 लोगों के घायल होने की खबर है। विक्रमनगर ब्रिज के पास कुख्यात गुंडे अनमोल गुर्जर और पुलिस में मुठभेड़ हुई, जिसमें आमने सामने की फायरिंग के बाद अनमोल गुर्जर गोली लगने से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक माधव नगर थाना प्रभारी मनीष लोधा को सूचना मिली थी कि विक्रम ब्रिज के पास आम लोगों को डरा धमकाकर लूटपाट कर रहा है, जिसके बाद थाना प्रभारी अपने दल के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया। गुंडों ने पुलिस पर 2 राउंड फायर कर दी। पुलिस के जवाबी फायरिंग में अनमोल गुर्जर नामक कुख्यात गुंडे के पैर में गोली लगी और पुलिस ने उसे धर दबोचा। हत्या और बलात्कार के दोषी राम रहीम के दरबार में नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। परोल पर जेल से बाहर आते ही सजा याफ्ता गुरमीत राम रहीम के डेरे में नेताओं का तांता लगा हुआ है और अब पंजाब सरकार के मंत्री फौजा सिंह सरारी के डेरा सच्चा सौदा में जाने पर विवाद शुरू हो गया है। खबर है कि आप नेता ने वहां जाकर राम रहीम से आशीर्वाद भी लिया, जिसका वीडियो वायरल होने पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि डेरा सच्चा सौदा का कहना है कि फौजा सिंह को बुलावा नहीं भेजा गया था, बल्कि वो वहां से गुजर रहे थे। यूपी में खुले सांडों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। अब हालिया मामला यूपी के मुजफ्फरनगर से सामने आया है, जहां एक आवारा सांड ने 2 लोगों पर हमला कर दिया। हमले में दोनों लोग बुरी तरह से घायल हो गए। बता दें कि आवारा सांडों से लोग बेहद परेशान हैं और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 1 महीने में सांड के चलते 17 लोग घायल हो चुके हैं। लेकिन लगातार शिकायत करने के बावजूद वन विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब राष्ट्रीय के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का भी रुख करते हैं और बात करते हैं जम्मू कश्मीर में मिल रही बड़ी सफलता की। इससे इतर बात यह भी करेंगे कि किस तरह से भारत में सेना आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ती नजर आ रही है। इतना कि नहीं, बात आपको महायुद्ध की भी बताएंगे कि किस तरह से अब ईरान के बाद खड़बली कहीं ना कहीं खाड़ी देशों में मचती हुई नजर आ रही है और बात रूस यूक्रेन युद्ध की भी करेंगे। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हो गई है। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। श्रीनगर में रेलवे ट्रैक से 10 किलो आईईडी बरामद किया गया है। बता दें कि बुधवार को ही 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। साथ ही साथ सेना के जवानों ने मुठभेड़ में लश्कर के टॉप कमांडर समेत 3 आतंकियों को भी मार गिराया था। जानकारी के मुताबिक लश्कर के आतंकी घाटी में 2019 जैसे फिदाइन हमले करने की फिराक में थे। पुलिस के अनुसार इन आतंकियों में शामिल मुख्तार भट्ट एसआई और सीआरपीएफ के जवानों की हत्या में शामिल था। भारत ने ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से दूसरे चरण के बैलिस्टिक मिसाइल AD-1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये मिसाइल सभी प्रकार के लक्ष्यों को भेदने में पूरी तरह से सक्षम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने AD-1 के सफल उड़ान परीक्षण से जुड़ी DRDO और अन्य टीमों को बधाई देते हुए इस मिसाइल को एडवांस टेक्नोलॉजी वाले विशेष प्रकार के इंटरसेप्टर के रूप में बताया। बता दें कि ये मिसाइल दुनिया के बहुत कम देशों के पास उपलब्ध है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चीन दौरे पर हैं और इस दौरान उन्हें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नाराजगी का शिकार होना पड़ा। जिनपिंग ने पाकिस्तान में अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है और कहा कि वे पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे चीनी अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हैं। बीजिंग में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान जिनपिंग ने कहा कि पाकिस्तान चीन के लिए पड़ोसी डिप्लोमेसी की प्राथमिकता है। सऊदी अरब पर ईरान के हमले की आशंका के बीच ईरान के ऐतिहासिक जामकरन मस्जिद पर एक बार फिर लाल झंडा फहरा दिया गया है। कहा जाता है कि ईरान में इस लाल झंडे का साफ मतलब है जंग का ऐलान। इससे पहले साल 2020 में जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद ईरान ने जामकरन मस्जिद पर लाल झंडा फहराते हुए अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। 3 साल के अंदर ये दूसरा मौका है जब ईरान ने खुलेआम जंग का ऐलान किया है।
यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे रूस के निशाने पर अब ब्रिटेन आ गया है। पुतिन ने नॉर्ड स्ट्रीम, क्रीमिया ब्रिज, ब्लैक सी में हुए हमले के लिए ब्रिटेन पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। पुतिन ने इन हमलों को आतंकवादी हमला कहा है और सीधे सीधे कहा है कि इन हमलों में ब्रिटेन का हाथ था। पुतिन ने आरोप लगाया है कि ब्रिटेन खुलकर यूक्रेन का साथ दे रहा है और रूस पर हुए हमलों में यूके का सीधा सीधा हाथ है। पुतिन ने आर्मेनिया और अजरबैजान के नेताओं के साथ बैठक के बाद मीडिया से बातचीत की।